आप सभी लोग का पुनः एक बार फिर स्वागत है टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज आप लोग को लॉजिक की प्रैक्टिस क्लास चलाई जाएगी। वैसे मैंने लॉजिक लगभग पढ़ा दिया, एक पोर्शन बचा है उसको भी पढ़ा देंगे। इसकी प्रैक्टिस क्लास चलेगी। साथ ही साथ आज सभी को पता है कि शिक्षक दिवस है, तो आप सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। ईश्वर करे जल्दी से जल्दी आप सभी जेआरएफ हो जाएं। चलिए तो अब क्लास में देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन में एक जरूरी चीज, लॉजिक की क्वेश्चन जब भी करना थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि इसमें जो चीजें आती जाती हैं ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं। आज मैंने इंडियन लॉजिक के कम क्वेश्चन लिए, कम का मतलब है मुश्किल से एक दो क्वेश्चन लिए। सारे क्वेश्चन वेस्टर्न लॉजिक के लिए। आवाज जा रही है? जल्दी से देख के बताओ, आवाज पहुंच रही है कि नहीं? अगर आवाज ना जा रही हो तो बता देना, ठीक? तो चलो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखो। इसमें एक समस्या, अगर देख लो, मान लो कूट नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं पहले ही। मान लो तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं ऑप्शन पहले लिख दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। कई बार नीचे चला जाता है, फर्स्ट और थर्ड, इसके पश्चात सेकंड और फोर्थ, इसके पश्चात केवल 3, केवल 4। ठीक है, तो यही 4 विकल्प आपके पास हैं ABCD में। देखो पहला 1 और 3, दूसरा 2 और 4, तीसरा है केवल 3, चौथा है केवल 4। अब देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन दिया है आधार वाक्य और 2 आधार वाक्य दिए A और B, इससे कुछ 4 निष्कर्ष निकाले गए। आपको यह देखना है कि इन आधार वाक्यों से ये 4 निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं अथवा नहीं। तो इसकी विधि आप लोग को हम कई बार बताएं, फिर भी बता दे रहे हैं। देखो क्या होता है, सभी हीरे बेशकीमती पत्थर हैं, तो A से आप हमेशा I बना सकते हैं। तो एक चीज बताओ, A से I बनाओगे तो कोई चीजें ऐसी बन रही जैसे A से I है, ध्यान से देख के देखो। तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, कुछ हीरे बेशकीमती पत्थर है या कुछ बेशकीमती हीरे पत्थर है। अब जल्दी से इसमें से जरा चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन बन रहा है। सारे बच्चे करो उन चारों में से, इसमें से कितने ऑप्शन सही होंगे देख के बताइए। जो बच्चे लॉजिक पढ़ चुके हैं आराम से देख करके बताएं, जो नए हैं वो धीरे धीरे सीखेंगे। जल्दी से देख के बताओ, 2 आधार वाक्य हैं आपके पास, जल्दी जल्दी करिए। सभी हीरे बेशकीमती पत्थर है, और एक दिया है कुछ कार्बन यौगिक हीरे हैं। किसी का बना? चलो अच्छा, नहीं बन रहा तो इधर देखो, सेकंड वाले स्टेटमेंट को उठा लो, देखो तुम्हारा आंसर कैसे बनेगा। जो कुछ वाला स्टेटमेंट होता है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है। यानी कि कुछ कार्बन यौगिक हीरे हैं तो इसी को हम बोल सकते हैं कुछ हीरे कार्बनिक यौगिक हैं। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है कुछ कार्बनिक यौगिक बेशकीमती पत्थर हैं, हटाओ। चलो अभी ये नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। चलो ठीक है, अब पहले वाले को चेक करो, कुछ बन रहा है, सभी हीरे बेशकीमती पत्थर हैं। चलो किसी का आंसर बना कि नहीं अभी तक? अगर नहीं बन रहा हो तब क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलो सॉल्व करके दिखाते हैं तब कौन कौन सा आंसर आएगा। जिन बच्चों ने अभी ये नहीं पढ़ा है उनको थोड़ी दिक्कत होगी, जो पढ़ चुके हैं वो शायद कर लें। देखो यहां मैं करने जा रहा हूं, आराम से देखो। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो सिंगल से भी निष्कर्ष निकाल सकते हो और दोनों से भी निकाल सकते हो। ये पहला स्टेटमेंट है, दूसरा क्या लिखा है, कुछ कार्बन यौगिक हीरे हैं। तो एक चीज तो मुझे पता है कि निष्कर्ष में कॉमन वर्ड नहीं जाता, हीरे हीरे नहीं पहुंचेगा, तो इससे सभी कुछ से क्या निष्कर्ष बनेगा, कुछ कार्बन यौगिक बेशकीमती पत्थर है। निष्कर्ष तो ये मिलेगा, बेशकीमती पत्थर हैं। ठीक है, तो एक चीज बेसिकली देख करके देखिए, आपका निष्कर्ष बन रहा है कुछ कार्बन यौगिक बेशकीमती पत्थर है, तो कहीं कुछ है, कुछ कार्बन यौगिक बेशकीमती पत्थर हैं। देखो चौथा ऑप्शन मिल रहा है निष्कर्ष के अकॉर्डिंग, तो एक ऑप्शन तो क्लियर है कि चौथा वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक, अब सिंगल सिंगल निकाल रहे थे तो सिंगल में कुछ बना दो, इसको इंटरचेंज कर दो, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। कुछ वाले को इंटरचेंज कर दो,
तो भी कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? केवल 4। आज मैंने वेस्टर्न लॉजिक के ही सारे क्वेश्चन लिए हैं। जो कुछ बच्चों को आते होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं आते तो प्रयास करना कि आप सीख जाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो सेकंड, ये थोड़ा सा आसान सा प्रश्न है। केवल 2 ऑप्शन आपके यहां लिख दे रहे हैं। ऑप्शन बहुत नीचे चले जा रहे हैं, इस वजह से दिक्कत है। 1 और 2, 2 और 3, केवल 2, केवल 2 और केवल 4, केवल 2 और केवल 4। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, केवल 2 और केवल 4। चलो प्रश्न देखो। तर्क शक्ति परीक्षण की वैधता निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? मैंने कई बार बताया, वैधता किसका गुण है? युक्ति का गुण है। और युक्ति में क्या होता है? आधार, वाक्य और निष्कर्ष होता है। अभी आप लोगों ने युक्ति पढ़ी थी पिछले क्लास में, तो युक्ति अगर ध्यान से समझ में आ रही होगी तो युक्ति में क्या होता है? आधार वाक्य होते हैं और उससे कुछ निष्कर्ष निकलता है। तो वैधता भी इन्हीं के ऊपर आधारित होगी। तो एक चीज पढ़ो, कोई सरल एकल विचार ये वैधता का निर्धारण नहीं कर सकता। आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच संबंध ये वैधता का निर्धारण कर सकता है, क्योंकि युक्ति इसी से बनती है। केवल निष्कर्ष कभी वैधता का निर्धारण नहीं कर सकता। आधार वाक्यों की सच्चाई ये भी केवल वैधता का निर्धारण नहीं कर सकती। तो इसका सही आंसर क्या बन सकता है? 2 बनेगा। शुभ संध्या। इसका सही आंसर क्या बनेगा? देखो, वैधता किसका चिन्ह होता है? युक्ति का। और युक्ति का निशानी क्या है? आधार वाक्य होंगे और निष्कर्ष। तो सही आंसर क्या बनेगा? आधार वाक्यों और निष्कर्षों के बीच का संबंध ही वैधता का निर्धारण करता है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो थोड़ा सा विचार करना, अपने आप धीरे धीरे इसको करने लगोगे। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, आगे देखो। किसी वैध, देखो, एक वैलिड निगमनात्मक तर्क में यदि आधार वाक्य सही है तो, एक बात समझिएगा, निगमनात्मक तर्क में यदि दोनों आधार वाक्य सत्य हैं तो निष्कर्ष भी सत्य मिलेगा। नहीं मिला तो युक्ति अवैध हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या पूछा है? वैध के लिए पूछा है। तो निगमनात्मक तर्क में यदि आधार वाक्य सही है तो समझ लेना निष्कर्ष भी सत्य होना चाहिए। अगर सत्य है तो युक्ति वैध हो जाएगी, नहीं है तो युक्ति अवैध हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना, अगर दोनों आधार वाक्य सत्य हैं तो निष्कर्ष भी सत्य हो सकता है। समझ में आई बात? दोनों आधार वाक्य। सर हमने आपका कोर्स परचेज किया है, पीडीएफ नोट्स नहीं मिल रहा। लॉजिक का पीडीएफ नोट्स कल पढ़वाएंगे। देखिए आज तक मैंने उसको नहीं डाला था, मैंने सोचा पूरा लॉजिक पढ़ा दूं तब उसको एक साथ डालो। लेकिन परेशान मत होइए, कल मैं पूरा पीडीएफ नोट्स डलवा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मत परेशान होइए। ठीक, चलो बिल्कुल सही है। जिसने सी आंसर दिया बिल्कुल सही है। ध्यान देना, यदि आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष भी सत्य हो सकता है। ये कंडीशन सबसे सही है। निष्कर्ष अवश्य असत्य होना चाहिए, गलत बात है। असत्य सत्य दोनों हो सकता है। निष्कर्ष संभवतः सत्य हो सकते हैं, संभावना इसमें व्यक्त नहीं की जाती। निष्कर्ष गलत हो सकता है, वो बात की बात है। लेकिन हमने पूछा है गलत तब होगा जब ये अवैध होगी, लेकिन इसने क्या पूछा है? वैध। तो निष्कर्ष सत्य हो सकता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नोट्स के लिए मत परेशान होइए, कल आपकी नोट्स पड़ जाएगी। हो सकता है कि आज ही मैं बोल करके डलवा दूं, तब तक लॉजिक की क्लास खत्म होते ही उसकी पूरी नोट्स पड़ जाएगी। ठीक, चलो आगे देखो। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं आता? आगे देखो, तर्क शक्ति को पहचानना है। ये क्वेश्चन बार बार आता है और सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, लक्ष्यहीन व्यक्ति ऐसे कंप्यूटर की तरह है जिसका कोई प्रोग्राम न हो। देखो की तरह है, एक वर्ड आ गया, बस यही पहचानना था। लक्ष्यहीन व्यक्ति ऐसे कंप्यूटर की तरह है। जब भी की तरह, जैसे, वैसे, इसी प्रकार, उसी प्रकार जैसे वर्ड आते हैं, हम कई बार बता चुके हैं, वहां एनालॉजी होती है, यानी कि सादृश्यानुमान होता है। उसमें कोई भी डाउट नहीं होता। डी ऑप्शन अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बेस्ट है, नहीं आ रहा है तो प्रयास करना। देखो सादृश्यानुमान पहचानने का नियम, सादृश्यानुमान पहचानने का एक ही नियम है। इसमें क्या बताई जाती है? समानता या तुलना बताई जाती है। पहले बेसिक सी बात समझना, इसमें समानता या तुलना बताई जाती है। तो इसी प्रकार, उसी प्रकार, ठीक वैसे ही, इसी तरह, उसी तरह, की तरह, जैसे,
मानो कि ये सारे वर्ड आते हैं, अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो समझ लेना तुम्हारा क्या है, सादृश्यानुमान है, एनालॉजिकल रीजनिंग है। ठीक, डी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हो सभी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो, परंपरागत विरोध वर्ग का क्वेश्चन है। जब भी एक बात समझना, द्वंदात्मक वर्ड यूज करें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, ट्रेडिशनल में, वो हमेशा एक ही संबंध बनाता है, हमेशा दिमाग में रखना, व्याघाती का कंट्राडिक्टरी का संबंध बनाता है। पूर्ण विरोधी, आत्म विरोधी या द्वंदात्मक वर्ड जब भी प्रयोग कर दे, क्लास यूट्यूब पर भी हाँ, ये क्लास तो पब्लिक है, प्रैक्टिस वाली क्लासें पब्लिक चलती हैं, बाकी क्लासें आपकी ऐप पे चल रही होती हैं। ठीक है, द्वंदात्मक व्याघाती, ध्यान देना, व्याघाती संबंध के लिए कुछ वर्ड बार बार यूजीसी प्रयोग करेगा, अभी से बता दे रहे हैं। पूर्णतः विपरीत, देखते जाओ, मैं कुछ शब्द बता दे रहा हूं, ये शब्द आएंगे तो अपने आप समझना कि व्याघाती की बात कर रहा है। आत्मविरोधी, निश्चित रूप से, या द्वंदात्मक, इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो तुम्हारा दिमाग किस संबंध की ओर जाना चाहिए, व्याघाती की ओर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं मिटाता हूं, ये किस संबंध की बात कर रहा है, व्याघाती की। तो मैंने आप लोग को एक चीज तो बताया, व्याघाती संबंध किसके किसके मध्य होता है, ए और ओ के मध्य होता है, ई और आई के मध्य होता है। तो आप इसमें स्टेटमेंट देखो, ये रहा ए, ये रहा आई, ये रहा ओ, ये रहा ई। तो ए और ओ वाला ऑप्शन क्या है, 1 और 3 कहीं है, बी ऑप्शन। क्लियर, 1 और 3 अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए, देखो बी ऑप्शन, ये व्याघाती संबंध रखता है। समझ में आई बात? ऐसे प्रश्न आए तो बिल्कुल मत परेशान होना, ये बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, ए और सी बिल्कुल सही है। बाकी बच्चों को नहीं आ रहा है क्या जी? एक ही बच्चे को आ रहा है? चलो अब थोड़ा आसान क्वेश्चन है अगला, उसको बहुत आसानी से कर लोगे। देखो, विषम को चुनिए, एकांत रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका सारा संबंध लॉजिक से ही है, तर्क से ही है। ये क्वेश्चन है तो विषम चुनने का, सिंपल रीजनिंग की तरह, लेकिन तर्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जरा सभी बच्चे करके देखो, कर पा रहे हो? सभी बच्चे इसको करके देखो, इसमें से अलग कौन सा टर्म है, लॉजिकल वे में सोचना, अपने आप कर लोगे। आंसर बता दिए क्या? बी। नंबर लिख के बता दिया करो, छठे का बताओ कौन सा आएगा, करके देखो। जल्दी से करके देखिए, नॉर्मल सोचेंगे तो कर लेंगे इसको। दिया है प्रत्यक्षीकरण, सामने देखना, श्रवण सुनना, अनुमान लगाना, बोध होना। ध्यान से देखो, कर लोगे। अभी तक जो भी बच्चे बी और ए बता रहे हैं गलत है, थोड़ा सा सोच के देखो। मैंने आप लोग को 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको भारतीय दर्शन में क्या पढ़ाया हुआ है? मैंने प्रमाण पढ़ाया है। प्रमाण में क्या क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है, सुनना प्रत्यक्ष प्रमाण का एक भाग होता है। ये सारी चीजें तो प्रमाण के अंतर्गत आ सकती हैं, बोध प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो भी बच्चे डी बता रहे हो। एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने अभी समझाया। दूसरा तरीका एक और है, सामान्य दिमाग चलाइए, देखो कर लोगे। आप कुछ देखते हैं तो भी समझते हैं, आप कुछ सुनते हैं तो भी समझते हैं, आप कुछ अनुमान लगाते हैं तो दूसरों को समझाते हैं, समझते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें समझने के लिए आवश्यक है, और समझना अपने आप में एक अलग ही प्रकार है। समझ में आ गई बात? आप किसी भी रूप में करना चाहेंगे इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। ठीक, चलिए अब अगले पे चलते हैं। बाकी बच्चे भी आंसर दे दिया करो, इतने आसान क्वेश्चन में नहीं दे पा रहे हो तब कहां दोगे इसका? देखो फिर से आपका निष्कर्ष चुनने वाला आंसर क्वेश्चन है। अब आपके 2 आधार वाक्य दिए हुए ये सामने आपको। कुछ महिलाएं शिक्षक है, सभी शिक्षक मेहनती हैं। तो चलो कुछ वाली महिलाएं, देखो महिलाएं और शिक्षक आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ना।
कुछ शिक्षक महिलाएं हैं, देखो कहीं दिया है कुछ शिक्षक महिलाएं हैं, ऐसा नहीं दिया है। सभी शिक्षक मेहनती हैं, इसको भी बना सकते हैं हम कुछ में, कुछ शिक्षक मेहनती हैं या कुछ मेहनती शिक्षक हैं, तो कुछ शिक्षक मेहनती हैं कहीं है, नहीं है। चलो अब दूसरे तरीके से ढूंढते हैं। इन दोनों को अगर हम मान लें तो निष्कर्ष क्या मिलेगा, शिक्षक शिक्षक कट जाएगा, निष्कर्ष में क्या आएगा, कुछ मेहनती महिलाएं हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं कुछ महिलाएं मेहनती हैं। तो डी ऑप्शन तो मुझे क्लियर दिख रहा है। डी ऑप्शन कहां कहां है, एक डी ऑप्शन में है, एक सी ऑप्शन में है। अब पहला लेके सेकंड देख लेते हैं। सभी मेहनती लोग शिक्षक हैं, सभी मेहनती लोग शिक्षक हैं, अच्छा। और दूसरा सभी शिक्षक महिलाएं नहीं हैं। तो देखो डी मेरे पास दो जगह मिल रहा है, तो यहां पे निगेटिव वाला तो कोई आंसर बन ही नहीं सकता, तो पहले वाले को उठा लेंगे, यानी कि पहला और चौथा इसका सही आंसर बनेगा। चेक करो बन रहा है सबसे, यहां तीसरा चौथा बनना चाहिए, कोई बात नहीं चेक कर लो। ये असल में थोड़ा सा कूट गड़बड़ लिखा होगा, नहीं बन रहा होगा तो इधर देखो। आपको पहले क्या चेक करना है, इससे एक निष्कर्ष तो मिल रहा है ना, आराम से बना लिए, ये वाला डी ऑप्शन तो बन जा रहा है। अब एक चीज बताओ, अब और कोई विकल्प ढूंढो। कुछ मेहनती शिक्षक महिलाएं बन सकता है, कुछ मेहनती शिक्षक, हाँ चेंज होकर के ये भी बन सकता है, मतलब तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका बन जाएगा। बन पा रहा है कि नहीं, जो बच्चे अभी नहीं पढ़े उनको दिक्कत होगी। हाँ डी देखो, या तो डी बनेगा, यहां थर्ड होना चाहिए था, थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, सेकंड की जगह यहां थर्ड होना चाहिए था, बन जाएगा। ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, 6 का डी। वैसे डी ही लगा लेना, कोई समस्या नहीं, कारण क्या है दो ही जगह 4 ऑप्शन का जिक्र है, तो पहला वाला बननेगा नहीं क्योंकि सभी के सभी लगा हुआ है, ये भी गलत कर देना, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, ये थर्ड है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है और कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, ये बहुत से लोगों से नहीं बनेगा, पहली बात अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये बनने से रहा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये थोड़ा सा आसान प्रश्न है। एक चीज देखो, लिखा है निम्नलिखित में से किस तर्क में संभाव्यता या संभाव्य से अधिक नहीं हो सकता। किसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, नॉर्मल सी बात है। मैंने अभी बताया कि समानता या तुलना किसमें की जाती है, सादृश्यानुमान में। तो समानता या तुलना वास्तव में एक प्रकार की क्या है, संभावना ही तो है। जैसे मैं कह दूं आप भी जेआरएफ बन सकते हैं, तो एक तरह की मेरी क्या है, संभावना है। जैसे हम कहते हैं आप भी फला लड़के की तरह जेआरएफ बन सकते हैं, तो सादृश्यानुमान तो है, लेकिन वास्तव में एक प्रकार की क्या है, संभावना है। तो सादृश्यानुमान या सादृश्यपूर्ण अनुमान एक प्रकार की संभावना होती है, ठीक है। तो इसका, हाँ भैया शुभ संध्या, कोई समस्या, ध्यान देना जब भी तुमसे सादृश्यानुमान पूछे वो एक प्रकार की संभावना भी है, साथ ही साथ एक प्रकार का अनुमान भी है। सादृश्यानुमान होता क्या है, तो ये क्लास हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। अनुमान के 3 प्रकार बताए थे, शेषवत, पूर्वत और तीसरा सादृश्यानुमान, ठीक है। ये कार्य से कारण की तरफ जाता है, कारण से कार्य की तरफ जाता है, ये तुलना या समानता बताता है। ये किस पे आधारित है, संभावना पर आधारित है। इसका आंसर बन जाएगा सादृश्यानुमान, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। किसी जंगली पशु की गति मध्यम करने के लिए आप इसके अंगों को तोड़ते हैं। किसी जंगली पशु की गति को धीरा करने के लिए आप इसके अंगों को तोड़ते हैं। किसी राष्ट्र की प्रगति रोकने के लिए आप वहां के लोगों में दरार उत्पन्न करते हैं। ध्यान दो, मैं पहले वाले कथन की तुलना दूसरे वाले कथन से कर रहा हूं, आप अभी भी ध्यान से पढ़िए तो कर ले जाएंगे। किसी जंगली पशु को गति कम करने के लिए आप उसके अंगों को तोड़ देते हैं, उसी तरह किसी राष्ट्र की प्रगति कम करने के लिए आप वहां के लोगों में दरार उत्पन्न करते हैं। तो हमेशा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, दोनों के बीच में क्या बताई जा रही है, तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है। तो ये भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। जब आपसे तुलना या समानता ही की जा रही है दोनों में, तो यहां से फिर से क्या हो जाएगा, एनालॉजिकल हो जाएगा, यानी कि सादृश्यात्मक हो जाएगा।
ये अगर दिमाग में जा रहा हो तो आप आसानी से समझ पाएंगे, नहीं जाएगा तभी दिक्कत होगी। जल्दी से देख लो। बिल्कुल सही है, 9 का सी। जितने बच्चे 9 का सी लगाओगे सभी का सही है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कर ले जाओगे। हाँ, प्रैक्टिस नहीं किए होगे तो नहीं बनेगा, ये भी बात है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी या प्रैक्टिस नहीं की है तो थोड़ी समस्या होगी, लेकिन फिर भी देखो, किसी पशु को रोक रहे हैं इस तरह से और किसी राष्ट्र को रोक रहे हैं इस तरह से, हम दोनों की एक तरह से समानता है, तुलना ही बता रहे हैं। ठीक है, 9वें का सी बनेगा। नेक्स्ट देखो, अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य विद्यमान संबंध तार्किक आवश्यकता है। मैंने आपको आगमन निगमन पढ़ाया था तो एक चीज बताया था, आगमन में 2 तरह की सत्यताएं होती हैं, एक तार्किक सत्यता और एक वास्तविक सत्यता। लेकिन निगमन के लिए जरूरी क्या होती है? तार्किक सत्यता, या जिसी को आप बोलते हैं आकारिक सत्यता। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आधार वाक्य और निष्कर्षों के मध्य विद्यमान संबंध तार्किक आवश्यकता है, यह मामला किस तर्क में होता है? देखो, केवल एक आवश्यकता की बात कर रहा है, तार्किक आवश्यकता। तो तार्किक आवश्यकता, केवल तार्किक आवश्यकता की बात निगमन कर सकता है, आगमन नहीं, क्योंकि आगमन में तार्किक या आकारिक सत्यता के साथ वास्तविक सत्यता भी होती है। यह आगमन की विशेषता है। तो आगमन में दोनों तरह की सत्यताएं होती हैं, इसीलिए जब तुमसे कोई पूछे विश्व के बारे में नई जानकारी ढूंढने के लिए कौन सा तर्क आवश्यक है, तो आप बार बार आंसर क्या करते हैं? आगमन। तो यहां पे केवल तार्किक सत्यता की बात कर रहा है, तब आपका आंसर बदल के क्या हो जाएगा? निगमन। क्लियर हो गया? हाँ, बिल्कुल सही है। बी जितने बच्चों का है सभी का सही होगा। 10 का क्या बनेगा? बी बनेगा। ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो थोड़ा प्रश्नों पे ध्यान दिया कीजिए, जल्दीबाजी करके आएंगे। हाँ, यही प्रश्न अगर मैं बोला होता आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य विद्यमान संबंध तार्किक और वास्तविक रूप से सत्य होने की आवश्यकता है, तो यह किस तर्क का मामला है, तो आपका आंसर तुरंत बदल जाना चाहिए था, आगमन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो, 2 कथन दिए हैं जो दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। मैंने अभी बताया पूर्णता विरोधी, परस्पर विरोधी जैसे स्टेटमेंट किस संबंध के बन सकते हैं? कंट्राडिक्टरी, यानी कि व्याघाती के बन सकते हैं। व्याघाती संबंध होता किसके किसके बीच है? ए और ओ के बीच होता है, ई और आई के बीच होता है। तो ये है ए स्टेटमेंट, तो तुरंत पहचान लोगे, ये है आई, ये है ओ, ये है ई। तो या तो 1 और 3 के बीच होगा या 2 और 4 के बीच होगा, 1 3 या 2 4। 2 4 दिया हुआ है, बी डी। 2 4 आपके पास ऑप्शन में है, बी डी। जल्दी चेक करके देखो, खुद से देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जल्दी जल्दी देख के बताइए। ठीक है, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो बिल्कुल मत परेशान होना, ये कठिन नहीं होते। जब भी पूर्णता विरोधी, आत्म विरोधी, एक दूसरे के परस्पर विरोधी ऐसा कोई भी टर्म यूज करे, तुम्हारा दिमाग किस संबंध के ऊपर चलना चाहिए? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के, वो है व्याघाती, कंट्राडिक्टरी। और वो केवल 2 ही के बीच होता है, ए और ओ, ई और आई। तो इसमें तुरंत छांट लो और कूट में जाकर के देख लो। हाँ भैया, शुभ संध्या। ठीक है, चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब गलत मत करना यूजीसी। अब ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, एक आध आ जाता है तो आपको करना चाहिए। इसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कोशिश करो कि आपसे बन जाए। डी वाई जे एक्स ओ डब्ल्यू एस वी वी यू, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? जल्दी से बताओ ऑप्शन देख करके। कोई बात नहीं, अगर गलत हो रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। हाँ, शुभ संध्या। चलो जल्दी से बताओ इसका क्या होगा? लॉजिक में क्वेश्चन ये भी था, कर डालो। बीच में आ गया था तो टाइप करने वाले महोदय ने टाइप कर दिया तो कर ही लो, कुछ है नहीं। जब भी ऐसी श्रृंखलाएं आए तो दिमाग 2 तरह से चलना चाहिए। देखो, जब भी श्रृंखलाओं का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला दिमाग ऐसे ऐसे गिन सकते तो गिन लेना, नहीं गिन पाते तो कोई बात नहीं। एक बेसिक सी बात देखना,
U V W X Y चल रहा है, ऐसे बन रहा है। तो एक चीज बताओ, अगर ध्यान से देखोगे U के बाद V आता है, V के बाद W आता है, W के बाद X आता है, X के बाद Y आता है, तो अब यहां क्या होना चाहिए था? T U V। समझ में आई बात? तो लास्ट अक्षर तो T होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन व्यर्थ हैं, इन्हीं दोनों के ऊपर सोचना है। अब फटाक से सोच के बताओ यहां क्या होगा। एक चीज तो मैंने ढूंढ ली, दूसरे के ऊपर देखो। D के बाद J हो रहा है, J के बाद O हो रहा है, O के बाद S हो रहा है, S के बाद V हो रहा है। जल्दी से देख के बताओ कितना बढ़ रहा है, जल्दी से सोचो। इसी का बना C, A और C। जिसका C बन रहा है सही है, XT बनेगा, XT बन जाएगा। C बन रहा है तो हो जाएगा, ध्यान से करो। XT बनेगा, सबका बन गया, खुद सोचो, बनने लगेगा। दो का गैप, तीन का गैप, ऐसे एक का गैप, ऐसे ही बनता जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? चलो सही है, C बनेगा। कोशिश कर लेना, बना भी लोगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, कर लो। लंबा, विशाल, पतला, नुकीला, जल्दी से बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। देखो ध्यान से, लिखा क्या है? लंबा, विशाल, पतला, नुकीला। इनमें से बाकी जो है, अगर हम इसको एक एरिया समझ लें तो बाकी क्षेत्र को डिफाइन कर पा रहे हैं। 12वां का C बिल्कुल सही है। 13वें में देखो, लंबा, मान लो एक क्षेत्र है वो लंबा है, विशाल एक क्षेत्र है वो विशाल है, थिन पतला एक क्षेत्र है थोड़ा सा पतला है, लेकिन कोई क्षेत्र नुकीला नहीं हो सकता। ये सारी चीजें तो हो सकती हैं, नुकीला एक अलग ही रीजन है, एक गुण है, तो अपने आप D, जिस बच्चे का D आ रहा है 13 का, बिल्कुल सही है। कोशिश करोगे तो आने लगेगा। ठीक है, जिसका भी D बन रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ 13 का D बन जाएगा। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करते रहो। अब ये तुम्हारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सभी बच्चे करके देखो। राम ने श्याम से कहा, वह लड़की जो गुड़ियों से खेल रही है मेरे पिता की पत्नी की 2 पुत्रियों में से छोटी है। गुड़ियों के साथ खेलने वाली लड़की राम से कैसा संबंध रखती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए, 2 तरीके होते हैं, या तो लॉन्ग मेथड से पूरा सॉल्व करिए, या तो आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए कि आप संबंध को तुरंत पकड़ लीजिए। ध्यान से देखिए, राम श्याम से कहता है, मतलब देखो कहने का काम राम का है, संबंध भी राम का ही पूछा है। ठीक, 2 चीजें पहले चेक कर लो, कौन किससे कह रहा है ये चेक कर लो, संबंध किससे पूछा है ये भी कर लो। तो अपने आप दिया है राम से ही पूछा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, राम कह भी रहा है, राम से ही संबंध पूछा है। तो बोल रहा है वो व्यक्ति, मेरे पिता की पत्नी की 2 पुत्रियां, ये राम रहा, इसके एक पिताजी होंगे, उनकी एक पत्नी होंगी, उनकी 2 बेटियां हैं, और दोनों बेटियों में से छोटी वाली बेटी खेल रही है, तो राम की क्या लगेगी? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ, 14 का A, बहन लगेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो क्या है, 2 पुत्रियों में से छोटी है, बड़ी भी होती तो भी बहन ही लगती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आए तब तो बिल्कुल मत छोड़ा करो, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होते। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ध्यान देना, निगमनात्मक तर्क कब अवैध होता है? एक ही कंडीशन है जब निगमनात्मक तर्क कभी भी वैध नहीं हो सकता। इन तीनों में से एक कंडीशन दी है, बिल्कुल सही है। जिन्होंने ए बताया सभी सही है, ए बताने वाले सब सही है, बहन लगेगी। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करके देखो। निगमनात्मक तर्क के अवैध होने की, मतलब वो कभी वैध नहीं हो सकता, अवैध होने की कंडीशन एक ही होती है, रट जाना। देखो हर कंडीशन में वैध अवैध हो सकता है, केवल एक ही कंडीशन है जिसमें हमेशा क्या रहेगा, अवैध रहेगा। वो कंडीशन क्या होगी? 4 ऑप्शन पढ़ो। जब इसके आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष भी सत्य हो, पूरा नहीं टाइप, तो भी सही है। जब इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी सत्य हो,
थोड़ा गलत भी टाइप हो जा रहा है। जब इसके आधार वाक्य सही है परंतु निष्कर्ष गलत आ जाए, जब इसके आधार वाक्य गलत हो परंतु निष्कर्ष सही आ जाए, ये भी ठीक है। ध्यान देना, जब आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष असत्य आ जाए तो एकमात्र कंडीशन है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अच्छे से याद कर लो, ये कई बार यूजीसी ने पूछा है। निगमनात्मक तर्क कभी भी वैध नहीं होगा या हमेशा अवैध रहेगा जब आधार वाक्य क्या हो, सत्य हो और निष्कर्ष क्या मिल जाए, असत्य मिल जाए, फॉल्स मिल जाए। ये वाली कंडीशन हमेशा इनवैलिड होती है, ये कंडीशन हमेशा क्या होती है, इनवैलिड या अवैध होती है। तो इसमें बिल्कुल डाउट मत करना, ऐसी कंडीशन हमेशा अवैध ही होगी जब आधार वाक्य सत्य हो परंतु निष्कर्ष असत्य आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखो, विश्व के संबंध में तथ्यों का नया ज्ञान प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सहायक होगा। मतलब विश्व के संबंध में नई जानकारी बताने वाला कौन सा तर्क है। ये अभी हम कुछ क्वेश्चन पहले आपको बताए थे, विश्व के बारे में अगर नई जानकारी लेनी होगी, वास्तविक जानकारी लेनी होगी, कौन सा तर्क वास्तविक सत्य होता है। अभी आपको कुछ देर पहले समझाए थे कि निगमन तर्क आकारिक सत्य होता है या केवल तार्किक सत्य होता है, लेकिन आगमन तर्क वास्तविक सत्य होता है। इसीलिए विश्व के बारे में क्या मिलती है, नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। विश्व के बारे में यदि आपको नई जानकारियां प्राप्त करनी है तब आप किसका प्रयोग करेंगे, आगमन का। क्लियर? यह है कि आपको इनकी परिभाषाएं एक बार फिर से रिवाइज करनी पड़ेंगी, नहीं पढ़े हो तो वीडियो देख लो, कम से कम ये जान लो कि विश्व के बारे में नया ज्ञान प्रकृति की समरूपता या एकता पर कौन निर्भर करता है, तो अपने आप तुरंत सी ऑप्शन पता चल जाएगा। आगमनात्मक तर्क विश्व की नई जानकारी प्रदान करता है, प्रकृति की एकता, समरूपता और एक रूपता पर निर्भर करता है, सामंजस्य पर निर्भर करता है। ये सारी चीजें तैयार कर लो, प्रश्न पढ़ने और समझने में फिर दिक्कत नहीं होगी। देखो आगे 17 नंबर पे, 17 नंबर प्रश्न, हाँ देखो, अब फिर से वही है, एकल या संयुक्त रूप से। अच्छा ठीक है, चलो इनसे निष्कर्ष निकालना है। ये दो आधार वाक्य दिए हैं, सभी बिल्लियां जानवर हैं, पक्षियां बिल्लियां नहीं हैं। तो इससे निष्कर्ष बनाओगे तो क्या बन सकता है, तो करके देखो। अच्छा देखो, पक्षी बिल्लियां नहीं है, मतलब बिल्लियां पक्षी नहीं है, ये कहीं है बिल्लियां पक्षी नहीं है, बी तो एकदम क्लियर सही है। इसका कूट दिया है कि नहीं, आगे देख लेता हूं, नहीं दिया। जब भी ऐसे निष्कर्ष लेने हो तो बड़ा सिंपल सा है, देखो अपने आप बन जाएगा, जल्दी से चेक करो, हम बताएं। एक निष्कर्ष तो तुम्हें क्लियर मिलेगा, इसका कूट नहीं दिया है, कूट आपको खुद चुनना पड़ेगा। बी तो क्लियर होगा, क्यों, पक्षियां बिल्लियां नहीं है तो बिल्लियां पक्षियां नहीं होंगी, ये बात तो एकदम सही होगी ना। चलो नेक्स्ट, सभी बिल्लियां जानवर हैं, तो कुछ बिल्लियां जानवर कह सकते हो, या कुछ जानवर बिल्लियां हैं, तो कुछ वाला है, कुछ जानवर बिल्लियां हैं। देखो सभी से मैंने क्या बना लिया, कुछ बिल्लियां जानवर हैं, या फिर उल्टा बोलो कुछ जानवर बिल्लियां हैं। तो देखो कुछ जानवर बिल्लियां हैं, तो बी और डी तो क्लियर मिल गया। अब दोनों को साथ रख के चेक कर लो। जिन बच्चों ने अभी ये नहीं सीखा है उनको बहुत कठिन लगेगा, एक दिन इसकी क्लास लेंगे कि बनाते कैसे हैं, तब आप सीख जाएंगे। देखो सभी बिल्ली जानवर हैं, दूसरा लिखा है पक्षी बिल्ली नहीं है। तो एक चीज देखो, बिल्ली बिल्ली कट गया, बचा क्या, पक्षी जानवर नहीं है, पक्षी जानवर नहीं है, ये जानवर ही लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। तो पक्षी जानवर नहीं है, निष्कर्ष मिल जाएगा। यानी कि किसका निष्कर्ष क्या बनेगा, ए बी और डी, ये तीनों निष्कर्ष क्या होंगे, आंसर में होंगे। क्लियर हो गया, ए बी और डी। जिन बच्चों को ये नहीं आता बिल्कुल मत परेशान होना, इसको एक क्लास में आप आसानी से सीख जाएंगे। इसके वैधता के नियम आपको अभी नहीं पता है, वैधता का नियम हम अगले क्लास में जब पढ़ाएंगे तब आप ये सीख जाएंगे कि होता कैसे है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये हिंदी पहले लिख दो फिर इंग्लिश पढ़ता हूं। विशेष से सामान्य, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होगा। ये लिखा है, सॉरी विशेष से विशेष है, ये पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर लिखा है ना। दूसरा विशेष से सामान्य, तीसरा
सामान्य से विशेष। चौथा ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, सामान्य से सामान्य। अब पूछा आगमन तर्क कैसा होता है, तो आगमन कैसा होता है, छोटे से बड़ा यानी कि विशेष से सामान्य। ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, जल्दी से देख के बताओ कैसा बनेगा। ध्यान से देखो, आगमन तर्क कैसा होता है, छोटे से बड़ा होता है यानी कि विशेष से सामान्य बनता है। तो सही आंसर क्या होगा, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, P टू U। ठीक, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, विशेष से सामान्य। यहां तक कोई किसी बच्चे को समस्या? जब भी ऐसे प्रश्न आए तब तो बिल्कुल मत गलत करना। निगमनात्मक कैसा होता है, सामान्य से विशेष। ठीक है, चलो, तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखो, हाँ ये सही है। चलो नेक्स्ट, किसी कन्या के फोटो की ओर इंगित करते हुए, ब्लड रिलेशन फिर से आ गया, इंगित करते हुए सुकन्या ने कहा वह मेरे मां की इकलौती बेटी की बेटी है। ध्यान दे दो, सुकन्या क्या बोल रही है, बस इसी पे ध्यान दे दो। सुकन्या बोल रही है मेरे मां की इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी तो सुकन्या ही होगी, की बेटी है मतलब वो लड़की क्या है, सुकन्या की बेटी है। तो क्या लगेगी, अपने आप जननी। इसके लिए तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ध्यान से करो, जल्दी से अपने आप कर लोगे। वो सुकन्या बोल रही है कि मेरे मां की इकलौती बेटी की बेटी है। हाँ, नियम से उदाहरण, देखो नियम क्या होता है, सामान्य बात है, उदाहरण क्या है, विशेष। ठीक है, नियम से उदाहरण जाने वाला निगमन है। ठीक, चलो आगे देखो, कर लोगे ना। सुकन्या कह रही है मेरे मां की इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, ये सुकन्या ही हो जाएगी। और बोल रही है सुकन्या की बेटी है, तो सुकन्या की बेटी है तो सुकन्या क्या लगेगी, मां लगेगी। इसमें कोई समस्या, जल्दी से देख के बताओ, इसमें कोई समस्या? चलो, बीच बीच में एक आध क्वेश्चन आपके लॉजिक के भी हैं, या सॉरी रीजनिंग के आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया करो। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती प्रश्न में। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, ये भी वही क्वेश्चन है। आप ये बहुत से बच्चे नहीं सीखे हो इसलिए थोड़ी समस्या होती है, लेकिन फिर भी देखो लिखा क्या है, सभी स्तनधारी उष्णरक्ती पशु हैं। सभी की जगह हम कुछ मान सकते हैं, कुछ स्तनधारी उष्णरक्ती या कुछ उष्णरक्ती स्तनधारी हैं, तो कहीं है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, कोई भी छिपकली उष्णरक्ती जंतु नहीं है, तो इसको उल्टा भी बोल सकते हो, कोई भी उष्णरक्तीय जंतु छिपकली नहीं है। ये भी ये है, कोई भी उष्णरक्तीय जंतु छिपकली नहीं है, मतलब थर्ड वाला तो ऑप्शन मिल गया हमें। ठीक, अब इसके अलावा एक और चुनते हैं, सभी और कोई से निष्कर्ष क्या मिलेगा, कोई मिलेगा, उष्णरक्ती कट जाएगा, कोई भी छिपकली स्तनधारी नहीं है, कोई भी छिपकली स्तनधारी नहीं, मतलब पहला और तीसरा इसका सही आंसर बनेगा, पहला और तीसरा। जिन बच्चों को ये निकालना नहीं आता, वैधता के नियम पढ़ाएंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, इसमें मत परेशान होना। तो ध्यान दो, 20वें में क्या है, पहला और तीसरा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? ये चीज करना आना चाहिए। देखो सबसे पहला काम क्या करना होता है, पहले एकल रूप से चेक कर लो। सभी की जगह आप क्या बना सकते हैं, कुछ स्तनधारी उष्णरक्ती पशु हैं, या तो ये ढूंढो, ऑप्शन में ना मिले तो कुछ उष्णरक्ती स्तनधारी पशु हैं, ये ढूंढ लो, मिल जाए तो टिक लगा देना, न मिले तो अगले पे आ जाओ। शुभ संध्या बेटा। देखो कोई भी छिपकली उष्णरक्ती जंतु नहीं है, ठीक उल्टा कर लो ना, कोई भी उष्णरक्ती छिपकली नहीं है, मिल जाए तो टिक लगा दो। अगर ना मिले तब दोनों को साथ में लेकर के निष्कर्ष बनाना, उष्णरक्ती से उष्णरक्ती कट जाएगा क्योंकि मध्यम पद है। फिर क्या होगा, सभी कोई से कोई बनेगा, कोई छिपकली स्तनधारी नहीं है, तो देखो मिल रहा है ना, कोई छिपकली स्तनधारी नहीं है, हो गया। ठीक है, पहला और तीसरा। इसके लिए मत परेशान हो, अगर नहीं आ रहा होगा तो वैधता का नियम जब पढ़ोगे तो निष्कर्ष निकालने का भी नियम सीख जाओगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो परंपरागत विरोध वर्ग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो ऐसे कथन छांटने हैं जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते, एक साथ सत्य नहीं हो सकते परंतु एक साथ असत्य हो सकते हैं। तो एक साथ सत्य न होने की कंडीशन केवल विपरीत संबंध में होती है,
एक साथ सत्य न होने की कंडीशन, एक साथ सत्य नहीं हो सकते यानी कि विपरीत संबंध है। तो विपरीत संबंध किसके किसके बीच होता है? ए और ई के बीच। ए ढूंढ लो और साथ में ई ढूंढ लो, मतलब 1 और 4 जहां मिलेगा वही आंसर बन जाएगा, 1 और 4। बी ऑप्शन देखो 1 और 4 मिल जाएगा, जल्दी से ढूंढ के पढ़ लो। 1 और 4 आपको कहां मिलेगा? बी वाले विकल्प में। ठीक है, कोई समस्या यहां पे? 1 और 4 आपको कहां मिलेगा? बी वाले विकल्प में। चलिए ये कर लेंगे ना। देखो, एक साथ सत्य नहीं हो सकते, असत्य हो सकते, विपरीत है। एक साथ असत्य नहीं हो सकते परंतु सत्य हो सकते हैं, वो विपरीत है। एक साथ न तो सत्य होंगे न ही असत्य होंगे, वो व्याघाती है। तो यही 3-4 रूल आपको याद करने हैं, उससे आप एक आध क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। इसका क्या होगा? ए और ई कथन आपको पहले और चौथे विकल्प में दिए हुए हैं, तो वही इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ए और ई के मध्य ही कौन सा संबंध होता है? विपरीत का संबंध होता है। ठीक है, तो इसके लिए गलत मत करना। जो बच्चे सीख चुके हो आसानी से करना, नहीं सीखे हो तो कल तक सीखना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सत्यता और विधि मान्यता को ही वैधता बोलते हैं। विधि मान्यता को ही क्या बोलते हैं? वैधता। मैंने एक दिन क्लास में आपको एक बहुत बेसिक सी बात सिखाई थी, मैं आज फिर बोल रहा हूं, ध्यान देना। तर्कवाक्य, तर्कवाक्य, तर्कवाक्य को ही प्रतिज्ञप्ति, आधार वाक्य, न्याय वाक्य बोलते हैं। तर्कवाक्य क्या होते हैं? सत्य या असत्य होते हैं। फिर से ध्यान देना, तर्कवाक्य क्या होते हैं? सत्य या असत्य होते हैं। युक्तियां क्या होती हैं? वैध या अवैध होती हैं। युक्तियां क्या होंगी? वैध या अवैध। युक्ति को ही तर्क बोलते हैं। फिर से सुनो, तर्क वाक्य को आप प्रतिज्ञप्ति बोल सकते हैं, न्याय वाक्य बोल सकते हैं, आधार वाक्य बोल सकते हैं। ये होते क्या है? सत्य या असत्य होते हैं। युक्ति को ही हम तर्क बोल सकते हैं। युक्तियां होती क्या है? वैध या अवैध हो सकती हैं। जो विधि मान्यता है इसका मतलब वैधता है। चलो अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सत्य और असत्य, मिथ्या का मतलब असत्य। व्यष्टिक धारणाएं, व्यष्टिक धारणा की विशेषता, व्यष्टि मतलब सिंगल। आधार वाक्य क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। चलो मान लेते हैं सत्य है। वैधता और अवैधता, व्यष्टिक धारणा की विशेषता, बिल्कुल नहीं। वैधता अवैधता युक्ति की विशेषता है, और युक्ति क्या होती है? संरचना युक्त होती है, समूह युक्त होती है। तो व्यष्टि अवधारणा नहीं है, ये समष्टि अवधारणा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सत्य और असत्य तर्क की विशेषता है, बिल्कुल गलत। मैंने अभी बताया तर्क या युक्ति की विशेषताएं वैधता अवैधता हो सकता है, सत्य असत्य तर्क वाक्य की विशेषताएं। विधि मान्यता और अविधि मान्यता तर्क की विशेषताएं, बिल्कुल सही। यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन एकदम सही है, डी वाला विकल्प आपका एकदम सही होगा। ऑप्शन काटना सीख जाओगे तो बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी इस तरह के प्रश्नों में। ठीक है, बात समझिएगा, फिर से बोल रहा हूं। तर्क वाक्य, इसी को आप प्रतिज्ञप्ति बोलिए, न्याय वाक्य बोलिए, आधार वाक्य बोलिए। इसकी विशेषता क्या होती है? सत्य असत्य होना। लेकिन युक्ति या तर्क की विशेषता क्या होती है? वैध अवैध होना। बस इसी को दिमाग में रखना। इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे आप काट के कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। आज बहुत क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आज केवल आपको 25 ही प्रश्न कराएंगे। थोड़ा सा गला बगी ठीक नहीं है, फिर भी देखो। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क प्रयोजन मूलक अन्वेषण के मूल में है? अच्छा एक चीज बताओ, प्रयोजन मूलक अन्वेषण मतलब नई खोज। प्रयोजन मूलक अन्वेषण मतलब नई खोज। नई खोज करते कहां हो? विश्व में, संसार में करते हो ना। तो विश्व के बारे में नई जानकारी देने वाला कौन सा तर्क है? ये हम कई बार आपको बता चुके हैं, जल्दी से टिक लगाइए। विश्व के बारे में नई जानकारी देने वाला कौन सा तर्क है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क प्रयोजन मूलक अन्वेषण या प्रयोजन मूलक खोज के मूल में है? प्रयोजन मूलक खोज का मतलब विश्व के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, विश्व को कुछ नया देना। तो विश्व को कुछ नया देने वाला तर्क कौन सा हो सकता है? यह हम कई बार बोल चुके हैं, याद कर लो। इन चारों में से कौन सा हो सकता है? आगमन। विश्व के बारे में जब भी नई जानकारी या प्रयोजन मूलक खोज की बात करेगा, आंसर केवल एक ही रखना, आगमन रखना। क्योंकि विश्व के बारे में नई जानकारी देने की क्षमता आगमन में होती है, निगमन में नहीं होती। क्यों होती है आगमन में? क्योंकि आगमन वास्तविक सत्य भी होता है, निगमन वास्तविक सत्य नहीं होता है। चलिए समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से है, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखना।
इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 24 नंबर, निम्नलिखित तर्क को पहचान किए। निम्नलिखित तर्क की आप पहचान करने क्या है? किसी अंग्रेज महिला द्वारा अमेरिकियों को अर्धविराम के बारे में भाषण देना ऐसा ही है जैसा कि, इस वर्ड को पहचान गए, बस इतना ही पहचानना है। ऐसा ही है जैसा कि, ऐसा ही है जैसा कि अमेरिकियों द्वारा फ्रांसीसियों को सॉस के बारे में जानकारी प्रदान करना या व्याख्या देना। सर जी ये चैप्टर मैं जब तुरंत क्वेश्चन नहीं आता है। अच्छा ये समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए मत परेशान होइए। इसके लिए आपको पहले बेसिक सीखनी पड़ेगी। एक आध बार आप अच्छे से क्लास को देख लीजिए, फिर आप धीरे धीरे बेसिक के अनुसार करिए तो गलत नहीं होगा। ये असल में प्रैक्टिस का विषय है। लॉजिक में जितनी प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जहां जहां दिक्कत हुआ करे आप लोग बता दिया कीजिए, मैं उस पोर्शन को जरूर बता दूंगा। लेकिन देखो ऐसा ही है जैसा कि मतलब अभी हम बताएं ये कहां प्रयोग हो सकता है, जल्दी से आंसर दो। ऐसा ही है जैसा कि, ठीक वैसे ही, ऐसे ही, जिस तरह, उस तरह, ये सारी चीजें आती कहां पे हैं? ये हम कई बार बोल चुके हैं कि ये सारी चीजें एनालॉजिकल रीजनिंग में होती हैं, सादृश्यानुमान में होती हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? सादृश्यानुमान। यहां तक कोई समस्या? देख लो आराम से। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पढ़ा करो बस ये सारे शब्द ढूंढा करो। जिस दिन ये ढूंढने लगोगे ये क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे। और लॉजिक में एक और समस्या, अगर आप उसके नियमों को ढंग से नहीं समझ पाए तो आप केवल तुक्का मारेंगे और लॉजिक में पक्की बात है गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये फिर से देखो, लेकिन ये क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन या परंपरागत विरोध वर्ग का। देखो निम्नांकित दो कथन एक साथ सत्य नहीं हो सकते। अभी मैंने आपको बताया एक साथ सत्य नहीं हो सकते का लक्षण कहां पे आपको दिखेगा? 5 मिनट पहले बताए, ए और ई के मध्य दिखेगा, क्योंकि वो विपरीत का संबंध रखते हैं, असत्य हो सकते हैं। ठीक, तो ए ये है, ई आपको छांट लेना है कि ई कहां पर है, तो ई ये है। इन्हीं दोनों के मध्य ये संबंध बन सकता है। तो पहला और दूसरा जिस विकल्प में होगा वही आप टिक लगा देंगे। यहां पे कौन सा संबंध बन रहा है? विपरीत का संबंध बन रहा है, कंट्रेरी का संबंध बन रहा है। क्लियर हो गया? विपरीत या कंट्रेरी का संबंध बन रहा है। बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? फिर से बोल रहा हूं, विपरीत संबंध वहां बनता है जहां पर तर्कवाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते परंतु असत्य हो सकते हैं। उपविपरीत वहां बनता है जहां पर तर्कवाक्य एक साथ असत्य नहीं हो सकते परंतु सत्य हो सकते हैं। और व्याघाती संबंध वहां बनता है जहां पर तर्कवाक्य न तो सत्य हो सकते हैं न ही असत्य हो सकते हैं। तो यहां पर पूछा है विपरीत संबंध एक साथ सत्य नहीं हो सकते परंतु असत्य हो सकते हैं, किसके किसके मध्य बनता है? तो आप याद कर लीजिए ए और ई के मध्य बनता है। तो ये रहा ए, ये रहा ई, यही ऑप्शन में ढूंढ करके आपको टिक लगा देना है। अच्छा पहला दिन है, पहला दिन है तो थोड़ी समस्या रहेगी, कोई बात नहीं, तब आप पुरानी लॉजिक वाली क्लास को देख के समझने का प्रयास कीजिएगा, तब तो थोड़ी समस्या रहेगी। कोई नहीं, 25 का बिल्कुल सही है ए। चलो कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आज 25 ही प्रश्न आप लोग को कराते हैं, इसके बाद हम क्लास लेंगे लॉजिक की, उसके बाद फिर से 25 क्वेश्चन जो बचे होंगे उसको मैं लॉजिक के करा दूंगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो या कोई टॉपिक ना समझ में आया हो जो अभी तक पढ़ाने में, वो जरूर बता दो। अभी अगर ये बता दोगे तो मैं उस टॉपिक को दोबारा फिर से रिपीट करके पढ़ा दूंगा। और अगर नहीं समस्या है तो एक बात समझना, आप लोगों को करना क्या, जो बच्चे नए हैं अभी तक नहीं देखे, वो लॉजिक में मैंने इंडियन लॉजिक पढ़ा दी है पहले ही। इंडियन लॉजिक के 2-3 वीडियो हैं, अच्छे से देख लेना, पूरी इंडियन लॉजिक है, आसानी से समझ में आएगा। दूसरी बात, एक और बात समझना, वेस्टर्न लॉजिक यानी कि पाश्चात्य तर्कशास्त्र जो ये अभी चल रहा था, ये सब वेस्टर्न लॉजिक का है। अभी जो पढ़ रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वो वेस्टर्न लॉजिक का है, पाश्चात्य तर्कशास्त्र का है। इसकी भी वीडियो आप लोग को पड़ी है, बस एक लेक्चर और लेना है, तो इतना आप देख लीजिएगा, तब आप क्वेश्चनों को समझने लगेंगे। हाँ, इसके बाद भी नहीं आएगा तो वो टॉपिक बता देना जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। बाकी और कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो कक्षा को अब यहीं विराम दिया जाए। जल्दी जल्दी बता दीजिए जो भी बच्चे देख रहे हैं। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। और बाकी आपकी
पेड बैच वाली क्लास शुरू ही हो गई है। जिन बच्चों को यूजीसी नेट की तैयारी करनी, वो अपना नीचे नंबर दिया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाकी अभी ये बताओ कि लॉजिक या किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो जिसमें होगा उसकी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, जल्दी जल्दी देख के बताइए। नई समस्या हो तो वो भी बता दो। चलिए, लग रहा है बड़े नेक बच्चे हैं, समस्या किसी को नहीं है। बहरहाल अच्छी बात है ये कि समस्या नहीं ही है, तो कोई बात नहीं। तो आज की क्लास यहीं स्थगित करते हैं, बंद करते हैं। और इसको एक बार और सॉल्व करना, ये सारे क्वेश्चन बता देते हैं 2018-19 के थे। अब मैं आपको 22, 23 और 21 के भी सॉल्व कराऊंगा इसी तरह। उसमें इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। देखो, पाश्चात्य लॉजिक के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, इंडियन लॉजिक के भी थोड़े बदल के आते हैं, तो वो भी सॉल्व कर लेना। तो धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि आपको आखिर में समझना क्या है, कैसे आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को विराम देते हैं। चलो अच्छे से समझिए, चलो बेहतर है। ठीक है, तो आज की क्लास को विराम देते हैं। पढ़ते लिखते नजर आइए। सभी को धन्यवाद।